नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। और हमारे साथ रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम देश की राजनीति के बारे में कुछ प्रश्न करेंगे, एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी लोगों से यह अनुरोध करूंगा कि आप नई परख चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें। अभय सर, नमस्कार। नमस्कार। बहुत सारी घटनाएं देश की राजनीति में आज और कल के दिन में घटी हैं, लेकिन एक चीज जो मैंने आज नोटिस की कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज असम में पहुंची और उन्होंने वहां एक भाषण दिया, जहां पर उन्होंने असम की सरकार और उसके मुख्यमंत्री पर काफी तीखा हमला बोला और इसके अलावा उन्होंने रोजगार की बात की। तो क्या ये एक छोटा मोटा मॉडल दिखता है जिसके आधार पर वो आगे और इसको धार देते हुए एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं? देखिए, अगर आपका इशारा इस तरफ है कि राहुल गांधी इसके जरिए इंडिया गठबंधन की चुनावी मुहिम में रोजगार के मुद्दे को केंद्रीयता देने वाले हैं, और अगर वास्तव में ऐसा है तो मैं तो इसका स्वागत करूंगा। मेरा मानना है कि रोजगार का सवाल एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर मौजूदा सरकार को बुरी तरह घेरा जा सकता है। सरकार के पास इसका जवाब नहीं है। मैंने भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता को, किसी भी नेता को इस बारे में कोई संतोषजनक बात करते हुए कभी नहीं देखा है। रोजगार के सवाल पर यह सरकार बिल्कुल फ्लॉप है, और उसके सभी समर्थक मानते हैं कि रोजगार के सवाल पर सरकार कुछ नहीं कर पाई है। सरकार सकपका जाती है और उल्टी सीधी बातें करती है, झूठे सच्चे आंकड़े पेश किए जाते हैं और उससे बात कुछ बनती नहीं है। सीधी बात यह है कि देश की 80% से ज्यादा आबादी इस वक्त बेरोजगारी की समस्या से पीड़ित है। जो नए वोटर मतदाता मंडल में जुड़े हैं इस बार, वो भी रोजगार की समस्या से प्रभावित हैं। यानी 25 साल 18 साल की उम्र से लेके और 45 साल तक के लोग काफी कुछ रोजगार की समस्या के शिकार हैं, और ये वोटरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आपको ध्यान होगा कि बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव ने थोड़ी देर के बाद ही सही, लेकिन रोजगार के प्रश्न पर जोर देना शुरू किया था। वो उस बात को इसलिए अपने वोटरों को, बिहार के वोटरों को समझा पाए, क्योंकि उन्होंने एक वायदा किया कि हम आपको इतने रोजगार इस तरीके से देंगे। हम सरकार की तरफ से आपको, हम सरकार में आए तो हम आपको इतने रोजगार देंगे। इस चीज ने जादू का काम किया, और उन्होंने तेजस्वी यादव की क्षमताओं पर शक किया रहा था। लालू यादव चुनाव का नेतृत्व करने के लिए वहां पे थे नहीं। इस तरह काम किया कि वो बिल्कुल उन्होंने चुनाव जीत की कगार पर पहुंच गए थे। अगर वो हो सकता है वो चुनाव जीत भी जाते, अगर कुछ थोड़ी बहुत रणनीतिक किस्म की गलतियां नहीं होती या किस्मत ने उनका थोड़ा साथ दिया होता, तो वो चुनाव को जीत भी सकते थे। आज वो बिहार के अपनी दम पे मुख्यमंत्री होते। तो रोजगार का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है, अगर राहुल गांधी इसको केंद्रित करते हैं, और लेकिन केवल आंकड़ा फेंकने से काम नहीं होगा। बेरोजगारी का आंकड़ा तो रोज टीवी पे आता है, रोज अखबारों में प्रकाशित होता है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े समर्थक भी इस चीज को छुपाने के लिए छुपा नहीं सकते हैं इसको। लेकिन समस्या यह है कि आप लोगों को क्या बताने जा रहे हैं। आप भाजपा रोजगार के सवाल पर नाकाम रही है, आप इसमें कामयाब कैसे होंगे? क्योंकि हकीकत यह है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, उससे भी पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस वक्त से भारतीय अर्थव्यवस्था की रोजगार देने की क्षमता घटती चली जा रही है। अटल बिहारी के जमाने में जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी थी, वो कम से कम सकारात्मक थी, कम थी बहुत। और मनमोहन सिंह के जमाने में तो वो घट गई, वो माइनस में चली गई, वो खत्म हो गई, शून्य हो गई। और नरेंद्र मोदी के जमाने में वो माइनस में चली गई पूरी तरीके से। ये स्थिति है। तो अगर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के जो रणनीतिकार हैं, वो अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में या किसी वायदे में या किसी घोषणा पत्र में, जो भी उसको वो अपना नाम देना चाहें, अगर वो कहते हैं कि हम इस देश में बेरोजगार लोगों को इतने इतने रोजगार देंगे, हम इतने रोजगार देने का वायदा करते हैं, ये किसी भी लाभार्थी को मिलने वाले 1,000 रुपए, 5,000 रुपए, 12,000 रुपए, 10,000 रुपए से ज्यादा बड़ा वायदा होगा। फिर इसके मुकाबले भाजपा को उससे भी बड़ा वायदा करना पड़ेगा। तो ये इस तरह ये इनको करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है, अगर ये वास्तव में उसमें करना चाहते हैं। लेकिन क्या उनकी सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती अभी यह है कि वो इंडिया गठबंधन के सारे लोगों को अपने साथ जोड़ के ला पाएँ? क्योंकि जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि हमें तो भाजपा भी नहीं बुलाती, कांग्रेस भी नहीं बुलाती, तो एक देखिए, संदेह का ये सब वातावरण। ऐसा है कि ये सारे नेता कोई कांग्रेस के महातत नहीं है।
जैसे कि जो एनडीए के अंदर जो दल हैं वो तो एक तरह से भाजपा और नरेंद्र मोदी के मातहत दलों के जैसा आचरण करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, मोदी भाषण देके चले जाते हैं, मीटिंग खत्म हो जाती है। ये सब तकरीबन बराबर की ताकतें हैं। अब कांग्रेस इतनी बड़ी शक्तिशाली पार्टी नहीं रह गई है कि वो भाजपा की तरीके से इन तमाम गठबंधनों तमाम गठबंधन के नेताओं को उंगली पकड़ के चलाए। तो इस तरह की बातें तो इस गठजोड़ में होती रहेंगी। ये एनडीए ऐसा गठजोड़ नहीं है, दोनों का किरदार अलग अलग है, संरचना अलग अलग है दोनों की। इस तरह की बातें होती रहेंगी, छींटाकशी होती रहेगी, ये सब चलेगा। तो इसलिए इनकी वजह से, लेकिन ये सब नेता एकजुट हैं, ये अब साबित हो चुका है। इनमें से कोई गठजोड़ से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है, ना ऐसी कोई बात करता है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो वो कोई समस्या नहीं है। समस्या इन लोगों को एक साथ रखने की नहीं है। कांग्रेस भी जानती है समस्या एक साथ रखने की नहीं है। समस्या ये है, दो समस्याएं हैं। पहली से वो जूझ रहे हैं, दूसरी से जूझ भी नहीं रहे हैं। यानी पहली को तो उन्होंने मान लिया है, यानी गठजोड़ सीटों का तालमेल वाली समस्या से तो जूझ रहे हैं। और मेरा मानना है कि जनवरी के 25 जनवरी तक या उससे थोड़ा बाद तक 31 जनवरी तक ये समस्या तकरीबन हल हो जाएगी। शायद ही कुछ अपवाद स्वरूप कुछ सीटें, कुछ इलाका रह जाए, लेकिन बाकी सब समस्या हल हो जाएगी। असली समस्या ये है जो आपने पहला सवाल पूछा, तो वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल था आपका, कि अगर बेरोजगारी पे आप जोर देना चाहते हैं तो बेरोजगारी पे जोर आप कैसे दें? क्या आप केवल ये कहेंगे कि बेरोजगारी है? ये तो सब लोग जानते हैं। अभी सी वोटर का सर्वे हुआ था, उसमें तो बताया उन लोगों ने कि बेरोजगारी उससे कितने पीड़ित हैं, महंगाई से भी कितने ज्यादा पीड़ित है लोग, कोई सीमा नहीं है। देश में जो गरीबी और अमीरी के बीच में अंतर बढ़ रहा है, उससे लोग कितने पीड़ित हैं, बड़े पैमाने पे पीड़ित हैं। तो ये तो सब बिल्कुल स्पष्ट रूप से सवाल ये है कि आप लोगों को क्या वैकल्पिक तस्वीर दिखा रहे हैं, आपके पास वैकल्पिक कहानी सुनाने के लिए क्या है। मैं बार बार सभी मंचों पर लिखते हुए, बोलते हुए इसी बात पर जोर देता हूं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो केवल एक बीजेपी की एक उम्मीदवार के खिलाफ दूसरा उम्मीदवार खड़े करने से आपको चुनाव जीतने की गारंटी नहीं मिलेगी। आज बिहार की तरफ से खबर आई कि वहां की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि हर परिवार को जिसकी आमदनी 6,000 रुपए से कम है, उसको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि वो कुछ अपने आय का साधन बना सकें। तो एक तरीके से ये चुनावी वायदा या चुनावी आकर्षक एक जुमला भी कह सकते हैं, ऐसा साबित हो सकता है, या वास्तव में जमीनी स्तर पर भी उतर सकता है। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि ये एक बेहतर कदम है नीतीश कुमार की तरफ से, फिर से एक दिशा दी गई है कि इस तरीके के आकर्षक प्रस्ताव वोटरों को आकर्षित कर सकते हैं? आप देखिए, ये तो हर पार्टी, हर नेता, हर सरकार चुनाव से पहले या कुछ ज्यादा पहले या चुनाव के कुछ नजदीक इस तरह की बहुत सारी घोषणाएं करता है, बहुत सारी स्कीमें चलाई जाती हैं। अशोक गहलोत ने क्या किया था राजस्थान में? अशोक गहलोत ने बहुत बड़े पैमाने पर राजस्थान में इस तरह की योजनाएं चलाई थी, और उसका इतना ज्यादा मीडिया में चर्चा थी, हम सब लोगों के बीच में चर्चा थी, हम लोगों को लग रहा था शायद अशोक गहलोत इन योजनाओं के दम पे ही चुनाव जीत जाए। लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि उनकी चुनावी रणनीति गड़बड़ थी। उन्होंने चुनावी हकीकत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। उनकी चुनावी हकीकत ये थी कि उन्हें और छोटी-छोटी तमाम पार्टियों को अपने साथ जोड़ना चाहिए था। तब वो अपनी एंटी इनकम्बेंसी को खत्म कर पाते और जो सरकार हर बार बदलने का जो वहां पे क्रम था, उस क्रम को भंग कर पाते। उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज पोस्ट पोल सर्वे हमें बताता है कि अगर उन पार्टियों के वोटों को बिखरने से नहीं रोका जा, पार्टियों ने जिस तरह कांग्रेस के वोट खाए, ये अगर वो नहीं खाती और उन पार्टियों के वोट भी कांग्रेस से जुड़ जाते, तो आज भजनलाल शर्मा नहीं, अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री होते। तो सवाल यह है कि आप राजनीतिक हकीकत को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नीतीश कुमार ने इस राजनीतिक हकीकत को, मैं समझता हूं, अशोक गहलोत से ज्यादा समझा है बिहार में। वो काफी पहले भाजपा का साथ छोड़ के हट गए। उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन बना लिया और हर ऐसी बात की इससे लालू यादव और तेजस्वी यादव गुड ह्यूमर में रहे, यानी खुश रहे। ये तक कह दिया कि आप हमारे उत्तराधिकारी हैं। इससे उनके मन में उम्मीदें भी जग गई कि भाई अब तो हम ही बनने वाले हैं मुख्यमंत्री, इस आदमी के तो जीवन का अंतिम दौर है और ये केंद्र की राजनीति में दिलचस्पी दिखा रहा है। तो वहां इस तरह का माहौल है। इस बात के कहने से कुछ लोग नाराज होकर चले भी गए महागठबंधन छोड़ के, लेकिन अंततः तो महागठबंधन अपनी जगह पर कायम रहा। आज भी वो एक बहुत बड़ा ताकतवर महागठबंधन है जो भाजपा के गठबंधन से बड़ा है बिहार में। तो मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार अशोक गहलोत के मुकाबले बिहार की जो राजनीतिक हकीकत है
उसको ज्यादा अच्छा समझते हैं। हालाँकि मैं यूट्यूब की दुनिया में ही देख रहा था कि बीच-बीच में एक अफ़वाह का दौर अभी भी चलता रहता है कि नीतीश कुमार अभी भी पाला बदल सकते हैं। तो कर तो वो कभी कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसी कोई उम्मीद लगती है कि भारतीय जनता देखिए, पार्टी आप नई परख के मंच पे ये सवाल पहले भी मुझसे पूछ चुके हैं, और मैंने पहले जो जवाब दिया था मैं उसी को दोहराऊंगा। मुझे लगता ही है, मेरा आकलन है, आकलन सही भी साबित हो सकता है और गलत भी साबित हो सकता है। इस तरह के आकलन में और भारत में जिस तरह की राजनीति है उसमें इस तरह के खतरे उठाने ही पड़ते। आप इस आकलन से बच नहीं सकते। मेरा मानना है कि वो जितनी दूर चले आए हैं, अब उनको वापस जाना नामुमकिन है। और भारत ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बाहें फैलाकर उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी, अगर नीतीश कुमार ये फीलर भारतीय जनता पार्टी के पास भेजें कि हम भाई फिर से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो भाजपा इतनी आसानी के साथ उसको स्वीकार नहीं करेगी। भाजपा के सामने भी कई तरह के संकट होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में आप देखिए, अजित पवार गए थे छोड़कर मुख्यमंत्री बनने के लिए, महाविकास आघाड़ी छोड़ के महायुति में गए थे। आज जो जो विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला दिया है, उसके बाद लगता नहीं है कि अजीत पवार की कोई संभावना मुख्यमंत्री बनने की बची है। तो मुझे तो कभी-कभी ये लगता है, लेकिन इस बात को कहने का मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। हो सकता है अजित पवार लोकसभा चुनाव से पहले फिर से शरद पवार के पास वापस चले जाएं। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो भाजपा के हाथों के और फडणवीस के हाथों के और एकनाथ शिंदे के हाथों के तोते उड़ जाएंगे। तो इसकी संभावना ज्यादा है, इसका अंदेशा ज्यादा है कि अजित पवार लौट आए, बजाय इसके कि नीतीश कुमार यहां से इधर से उधर चले जाएं। जी। राम मंदिर को लेकर तो रोज-रोज राजनीति चल ही रही है। आज के दिन में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक मकसद में कामयाब नज़र आ रहे हैं कि एक तरह का ध्रुवीकरण, एक हिंदू गुलबंदी जैसी स्थिति बन जाए उनके पक्ष में? भाई देखिए, अयोध्या उत्सव जिस पैमाने पर हो रहा है और जिसमें इवेंट मैनेजमेंट की जो नरेंद्र मोदी की क्षमताएं हैं, उसका चरम उत्कर्ष है। वो उन्होंने पिछले रिकॉर्ड भी अपने सारे बीट कर दिए हैं। मुझे तो ये लगता है कि इससे वो कम से कम अपने प्रभाव क्षेत्र में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल बनाने में कामयाब होते जा रहे हैं, जिससे उनका पिछला स्ट्राइक रेट और न केवल वापस आ जाए बल्कि थोड़ा सा और बढ़ ही सकता है। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा हो ही सकता है। उत्तर प्रदेश के बाहर इसका कितना असर पड़ेगा ये अलग बात है, लेकिन जो भाजपा का प्रभाव क्षेत्र है उन सभी जगहों पर भाजपा को इसके फायदे होंगे। और अब तो मायावती का भी ये हो गया है कि भाई मायावती आज की तारीख तक तो स्पष्ट है कि मायावती अलग चुनाव लड़ेंगी। तो इससे भी लगभग सुनिश्चित सा हो गया है कि 63 सीटों से बढ़ा के वो अपनी 7 से लेकर और 12 सीटें तक जो है भाजपा उत्तर प्रदेश में अपनी बढ़ा सकती है, अगर परिस्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। क्योंकि केवल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच के गठजोड़ से भाजपा को एक जबरदस्त टक्कर दे पाना, बराबर की टक्कर दे पाना मुश्किल है। इस पूरे कार्यक्रम में मुझे लगता है विपक्ष का कोई भी बड़ा नेता नहीं जा रहा है। अब ये स्पष्ट हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि वो 22 के बाद ही जाएँगे। तो देखिए, विपक्ष की मैं तो रणनीति पहले से इस बात को समझने लगा था कि नेता नहीं जाएगा। सवाल ये निर्णय लेने में उन्होंने देर क्यों लगाई थी? मतलब विपक्ष क्या सोच रहा था? विपक्ष को डर था कि ऐसा निर्णय लेने से क्या हिंदू हमसे नाराज ना हो जाएं, जाने से क्या मुसलमान नाराज ना हो जाएं। इस तरह की दुविधा, ये बहुत दुविधा जो है ना, वो आपकी मजबूती, आपकी रणनीतिक कुशलता दिखाने की बजाय, मजबूती दिखाने की बजाय आपकी कमजोरी ज्यादा प्रदर्शित करती है। इससे क्या होता है, आपकी अपनी पार्टी में भ्रम फैलता है, आपके अपने समर्थकों में भ्रम फैलता है। जो लोग आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं वो गलतफहमी के, मुगालते के, गलत और भ्रम के शिकार हो जाते हैं। विपक्ष ने यही किया, कम्युनिस्टों को छोड़कर, और मैं कहूंगा शंकराचार्यों को छोड़कर विपक्ष के किसी भी पार्टी और नेता ने वो दृढ़ता का प्रदर्शन नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। आप शंकराचार्यों को देखिए, शंकराचार्यों का जो इस सरकार के प्रति, मोदी सरकार के प्रति जो उनका जुझारू रवैया है, वो केवल धार्मिक दृष्टिकोण से अपनी बात कह रहे हैं, कर्मकांडीय दृष्टिकोण से अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन आप देखिए उनकी बात जिस मुकाम पर वो खड़े हुए हैं, उस मुकाम पर पूरी तरीके से कायम है वो। आज तो मैंने एक पुरी के शंकराचार्य का वक्तव्य सुना, वो तो खुलेआम नरेंद्र मोदी को शाप दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ये मौजूदा सरकार रसातल में चली जाएगी, इस प्रकार की भविष्यवाणी कर रहे थे। मैं नहीं कह रहा हूं कि उनके कहने से ऐसा हो जाएगा,
लेकिन आप उनका दृष्टिकोण देखिए, उन्होंने कम से कम एक बात साबित कर दी है कि राम जन्मभूमि आंदोलन का सनातन धर्म से कोई ताल्लुक नहीं। और अगर किसी सनातन धर्म से कोई ताल्लुक है तो ये वो सनातन धर्म नहीं है तो सदियों से चला आ रहा है, बल्कि एक नया सनातन धर्म है जो कि 1990 में राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरू होने के बाद बना है, जिसके अंदर केवल श्रद्धालु नहीं होते हैं बल्कि राजनीतिक श्रद्धालु होते हैं। हालाँकि एक शंकराचार्य की बात मुझे थोड़ी-सी खटकी, जैसे वो कह रहे थे कि हमारे भीतर इतनी शक्ति है कि हम पर हज़ारों या सैकड़ों परमाणु बमों का भी कोई अंतर नहीं होगा, एक दृष्टि से हम देखेंगे, सब नष्ट हो जाएगा। तो ये भी एक तरीके से बहुत आदर्श स्थिति नहीं है, मुझे लगता है कि नहीं, अगर कोई व्यक्ति देखिए, अगर कोई व्यक्ति मुहावरे में बोल रहा है, प्रतीकात्मक तरीके से बोल रहा है, धर्म की शक्ति जो है, धर्म की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए हाइपरबोल का यानी अतिशयोक्त का सहारा ले रहा है, तो उसको उस दृष्टि से हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। वैसा नहीं है कि उनके पास कोई तीसरा नेत्र है, उसको वो खोल लेंगे, इससे सब भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भस्म हो जाएगा। लेकिन आप देखिए, एक पार्टी जो कि हिंदू धर्म का नाम लेती है, एक पार्टी सनातन धर्म का नाम लेती है, एक पार्टी जो रामचंद्र जी का, भगवान रामचंद्र का नाम लेती है, एक पार्टी जिसने धर्म और राजनीति का इस देश में इतना बड़ा घालमेल बनाया है, उस पार्टी के खिलाफ शंकराचार्य जो कि सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं, निर्विवाद रूप से, इसमें किसी को भी कोई शक नहीं होगा, है? और उनके आलोचना की वजह से भाजपा ने कई संशोधन किए हैं कार्यक्रम में। अब तो ये बात कही जा रही है कि एक ट्रस्ट के एक ऐसे व्यक्ति जो अपनी पत्नी के साथ भी वहां बैठेंगे ताकि वो जो बात कही जा रही है उस बात का भी कोई निराकरण हो। मोदी ने 11 दिन का जो व्रत किया है, वो व्रत भी उसी के कारण सामने आया है। तो बहुत सारी भाजपा ने उसके अंदर संशोधन किए हैं ताकि शंकराचार्यों की जो आलोचना है, उस आलोचना के जवाब में वो कभी कुछ कह सके। तो शंकराचार्यों ने, केवल शंकराचार्य ही है जिन्होंने इन लोगों को कोने में धकेला है। और ये भी खबर आ रही है कि मोदी जी आजकल ज़मीन पर सो रहे हैं, जब तक हाँ, राम वही मंदिर वो का उनका, उद्घाटन हो हाँ, जाए। वो उनका व्रत है ना, ये सब प्रचार चल रहा है पूरा का पूरा। देखिए, हुँ। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक प्रपंच है, जो अभूतपूर्व किस्म का इसमें इतने राम जन्मभूमि आंदोलन में भी इतना बड़ा आयोजन कभी भी नहीं हुआ है। उसमें बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को जोड़ा जा रहा है। यहाँ दिल्ली में हर अपार्टमेंट के अंदर दिवाली मनाई जाएगी, सबके अंदर अक्षत बांटा जा रहा है, लोगों से चंदा लेने के लिए लोग दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए ये सब तमाम कोशिशें चल रही हैं। इसमें लाखों लाखों कार्यकर्ता और बहुत से लोग अपने मन से भी लगे हुए हैं इसके अंदर। इसमें श्रद्धा और राजनीति का ऐसा घालमेल कर दिया गया है कि समझना मुश्किल है कि कहाँ पे लोग राजनीति कर रहे हैं और कहाँ पे वो श्रद्धावनत है। मतलब आज मैं एक यही इस कार्यक्रम की खूबी भी है। खूबी भी। आज मैं एक कार्यक्रम देख रहा था, टीवी कार्यक्रम, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी ने एक रोचक बात की और मुझे लगा कि आजकल जो एक आम समझ है उसको भी वो दिखाता है। उन्होंने कहा एक आशुतोष की बात के जवाब में कि ये मोदी जी के कारण हुआ है कि 14 के बाद जो वामपंथी झुकाव वाले विद्वान हैं वो भी रामचरितमानस को उद्धृत करने लगे हैं। और मुझे और आम समझ भी मुझे लगता है कि ऐसे ही है कि जो वामपंथी रुझान रखने वाले या आम तौर पर जो अकादमिक जगत से जुड़े लोग हैं, वो धर्म, रामचरितमानस, गीता, इन सब बातों की अवहेलना करते रहे हैं। मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि क्या सच में ऐसी स्थिति रही है? क्योंकि मैंने नामवर सिंह के कई लेक्चर सुने हैं जो रामचरितमानस पे काफी अच्छे तरीके से बताते हैं। आपको इस पे क्या लगता है? देखिए, हिंदी साहित्य के दो सबसे बड़े मार्क्सवादी आलोचक हुए, एक नामवर सिंह और दूसरे डॉक्टर रामविलास शर्मा। एक डॉक्टर नामवर सिंह और डॉक्टर रामविलास शर्मा। दोनों से जब पूछा जाता था कि सर्वश्रेष्ठ कवि कौन सा है, तो दोनों कहते थे गोस्वामी तुलसीदास ही सर्वश्रेष्ठ कवि है। संस्कृत में रामविलास जी भवभूति का नाम बताते थे कि मुझे भवभूति पसंद है, और बाकी भारतीय भाषाओं में गोस्वामी तुलसीदास ही सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तो वामपंथियों में दो हिस्से रहे हैं, वामपंथी और सेकुलर लोगों में दो हिस्से रहे हैं। एक वो हिस्सा रहा है जो कि तुलसीदास को हमेशा अग्रभूमि में रखता रहा है और जिसके लिए तुलसीदास एक आदर्श कवि है, और वो भारतीय समाज भारतीय समाज और उसकी प्रवृत्तियों के आदर्श नुमाइंदगी करते हैं। ये है एक, ये लोग हैं। लेकिन उनका एक दूसरा हिस्सा भी रहा है जो कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी वाले दोहे का सहारा लेकर तुलसीदास की बड़ी छिलाई करता रहा है। अब जैसे कि राहुल सांकृत्यायन हैं, रांगे राघव हैं, ये सब लोग ये इस प्रकार का, और शिवदान सिंह चौहान हैं, हिंदी साहित्य के मार्क्सवादियों का एक ये हिस्सा भी रहा है, प्रगतिशील लेखक संघ वालों का, जो तुलसीदास को ही नहीं, जितने भी सगुण
सगुण भक्त कवि थे, हैं, उन सबको मानता रहा है कि ये लोग प्रतिगामी हैं। तो इस प्रकार का इन लोगों के अंदर फर्क रहा है। दलित आंदोलन ने भी तुलसीदास के खिलाफ बहुत आवाजें उठाई हैं, नारीवादियों ने भी तुलसीदास के खिलाफ बहुत बहुत आवाज उठाई है। तो इस प्रकार के इन लोगों के बीच में विभाजन रहे हैं। लेकिन जहां तक तुलसीदास रामायण को उद्धृत करने का प्रश्न है, वामपंथियों के बीच में कुछ एक साहित्यकारों और आलोचकों को छोड़ के रामचरितमानस कभी कोई बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ नहीं रहा। रामचरितमानस को उद्धृत करने में उनकी कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही। ये सही बात है कि जब राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का कोई और चारा ना देखकर ये लोग बहुत सारे हिंदू प्रत्ययों और हिंदू मुहावरों और हिंदू ग्रंथों और हिंदू कविता, इस तरह की कविताओं का सहारा लेने लगे हैं। दूसरी तरफ हमें यह भी देखना चाहिए कि भारतीय जनसंघ अपने इतिहास में कभी भी गरीबों का प्रश्न नहीं उठाता रहा है। अब आप देखिए कि नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीबों का सबसे बड़ा नेता बताते हैं। ये एक तरह की वो प्रवृत्ति है जो कि वामपंथियों में प्रचलित थी। भाई, जब नरेंद्र मोदी गरीबों का सवाल उठाते हैं, इसका मतलब है एक तो वर्ग का सवाल उठा रहे हैं वो, दूसरे वो अमीर गरीब की खाई में गरीबों के पक्ष में अपने आप को दिखा रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है, खुद ही उस खाई के सबसे बड़े जिम्मेदार है वो, है? लेकिन इस तरह तो जो दक्षिणपंथी हैं वो वामपंथी मुहावरे को अपनाते हैं और जो वामपंथी हैं वो दक्षिणपंथी मुहावरे को अपनाते हैं, और इस तरह से एक ओवरलैपिंग एरिया, एक परस्पर व्यापी राजनीति के क्षेत्र की रचना होती है। और ये राजनीति में जैसे जैसे परिवर्तन होते हैं, इस तरह की घटनाएं घटित होती रहती हैं। आज की बातचीत को हम यही विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दों पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलते हैं। नमस्कार।